स्वागत है आपका ब्लू पेंसिल एकेडमी की ओर से प्रस्तुत अध्यायवार संक्षिप्त व्याख्या, जिसका विषय है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE एक्ट 2009 के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत करते हैं इसकी पृष्ठभूमि से। भारतीय संविधान के भाग 4, जिसमें राज्य के कुछ दायित्व दे रखे हैं, उन्हीं में अनुच्छेद 45, जिसमें राज्य का यह दायित्व है, अर्थात सरकार का यह दायित्व बनता है कि बच्चे जो कि 14 वर्ष से छोटे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार प्रदान करेगी। और इसी का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार नाम के एक अधिनियम का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की पहुंच बनाना। और यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया, जिसी के साथ 86वां संशोधन हुआ। और इस संशोधन में भारत के संविधान में 2 चीज़ें जोड़ी गई। भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र है, उनमें 21A अनुच्छेद जोड़ा गया और इसके बाद में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और भाग 4 के, जिसका अनुच्छेद 51K, जिसमें मूल कर्तव्यों का जिक्र है, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत माता पिता एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और ये सभी बातें लागू हुई 1 अप्रैल 2010 से। अब देखते हैं इस अधिनियम के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें कुल 7 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय सबसे छोटा और चौथा अध्याय सबसे बड़ा है। और इन्हीं 7 अध्यायों में कुल 38 धाराएं हैं और अधिनियम के लास्ट में एक अनुसूची दे रखी है। और इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद में भारत विश्व का 135वां ऐसा देश बन गया है जहां बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया है। और इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जो राशि खर्च होगी, उसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात होगा 65:35। और यही अनुपात अगर पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर रहेगा केंद्र सरकार 90% हिस्सा देगी। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार प्री स्कूल की व्यवस्था करेगी, जैसे कि राजस्थान में आंगनवाड़ी व्यवस्था है। इस अधिनियम के अध्याय कुछ इस प्रकार हैं। इसका पहला अध्याय है प्रारंभिक, अर्थात इसमें इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार और इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए शब्दों की परिभाषाएं हैं। दूसरा अध्याय इस अधिनियम का परिचय है। तीसरा अध्याय सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्य अर्थात दायित्वों के बारे में बात करता है। चौथा अध्याय, जो कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व इसमें दे रखे हैं। पांचवा अध्याय प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित है। छठा अध्याय बालकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। और 7वां अध्याय प्रकीर्ण अर्थात विविध, अर्थात इसे हम ये कह सकते हैं, इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान दे रखे हैं। और इन्हीं अध्यायों के बाद में एक अनुसूची दे रखी है। तो हम अब अध्यायवार संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। इस अधिनियम के पहले अध्याय में 2 धाराएं हैं। पहली धारा है, उसमें संक्षिप्त नाम है इस अधिनियम का और यह अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है और इस अधिनियम का प्रारंभ कब से होता है, इसके बारे में जिक्र है। तो इसका संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, केवल धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उस पर यह लागू नहीं था। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद में अब यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होता है और इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2010 से है। यह डेट ही लागू की डेट है। और धारा 2, जिसमें इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए शब्दों की परिभाषाएं हैं, जैसे कि समुचित सरकार, जिसका मतलब होगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो सरकार उस विद्यालय को संचालित करती हो। इसमें बालकों का जिक्र होगा तो बालक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक या बालिका होंगे। लेकिन 14 सितंबर 2016 को राजस्थान सरकार ने विद्यालय में प्रवेश की उम्र को घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया है, अर्थात 5 वर्ष का बालक भी अब प्रवेश ले सकता है
आरटीई एक्ट के अंतर्गत। इसमें बालकों के प्रकार भी दे रखे हैं परिभाषा में। अलाभान्वित बालक मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप के बालक, ये वो बालक हैं जो अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषा और लिंग ऐसी चीजों की वजह से सुविधा प्राप्त नहीं कर पाए थे शिक्षा की, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। अन्य तरह के बालक हैं दुर्बल वर्ग के बालक, ऐसे बालक जो सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। निःशक्त बालक चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी, इसमें 2016 के अधिनियम के अनुसार 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को फाइंड आउट किया गया था। दिव्यांगजन होने के लिए 40% डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए और दिव्यांगजनों के लिए यह उम्र जो कि 6 से 14 वर्ष है वो रहेगी 6 वर्ष से 18 वर्ष। इसके अलावा यहाँ डेफिनेशन दे रखी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तो इसका गठन हुआ था 5 मार्च 2007 को और यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया था। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस और दे रखी हैं इनमें कि संरक्षक कौन होगा, माता पिता भैया कोई भी हो सकते हैं जो उसे बालक को पाल रहे हैं। और विद्यालय के भी कई प्रकार दे रखे हैं जिन पर यह लागू होता है, जैसे कि प्राइवेट जो पूर्ण रूप से प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकारी जिसमें पूर्ण रूप से सरकार का पैसा खर्च होता है, अनुदानित स्कूल बीसी पर भी यह आरटी एक्ट लागू होता है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय जो कि विशेष श्रेणी के विद्यालय हैं उन पर भी एक्ट लागू होता है। इस अधिनियम का दूसरा अध्याय इस अधिनियम के परिचय की विस्तृत व्याख्या करता है। इसकी धारा 3 यह कहती है कि 6 से 4 वर्ष के बालक या बालिका को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो इसी निःशुल्क के अंतर्गत कुछ एक योजनाएं भी चलाई गई हैं बाद में, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जैसे कि अगर बालक या बालिका के घर से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्कूल है तो उसके लिए उसे किराए के रूप में सहायता दी जाएगी, जैसे कि 1 से 5वीं कक्षा के लिए प्रत्येक उपस्थिति के लिए 10 रुपये और 6 से 8वीं कक्षा के लिए प्रत्येक उपस्थिति के लिए 15 रुपये। धारा 4 उन बालकों के लिए है जो बालक काफ़ी उम्र में हो गए हैं लेकिन उनको प्राथमिक शिक्षा नहीं मिली है। तो अगर वो बालक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें उनकी उम्र के अनुसार उसी कक्षा में बिठाया जाएगा। जैसे कि अगर 11 वर्ष के एक बालक को एडमिशन देना है तो उसे 5 क्लास में ही बिठाया जाएगा, तो प्रवेश उम्र के अनुरूप ही होगा। और धारा 5 यह कहती है कि विद्यालय का यह दायित्व बनता है कि वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब कि टीसी उसे प्रदान करे। अगर एक बालक एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में चला जाता है और एडमिशन ले लेता है तो 7 दिन के भीतर ही पिछले स्कूल को उसकी टीसी जारी करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। और प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की टीसी ना भी होने पर उसका प्रवेश नहीं रोका जाएगा। अध्याय 3 में सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य अर्थात दायित्वों का जिक्र है। धारा 6 कहती है कि सरकार और स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय की स्थापना करेंगे, यह उनका दायित्व है। और जैसे ही यह कानून लागू होता है उसके 3 वर्ष के अंदर अंदर वहाँ स्कूल खोले जाएंगे जहाँ जहाँ अभी बच्चों के आसपास स्कूल नहीं हैं। और ये क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है कि 1 से 5वीं क्लास मतलब प्राथमिक विद्यालय उनके लिए 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल खोलना है और कक्षा 6 से 8 अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालय उनका 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर आपको स्कूल खोलने हैं। धारा 7 वित्तीय आवंटन से है, वित्तीय साझा से है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वित्त का बंटवारा कैसे होगा जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए लगाया जाएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में था केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात 65:35, लेकिन वर्तमान में यह 60:40 है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 है, यानी कि 90% केंद्र सरकार लगाएगी। धारा 8 सरकार के कर्तव्यों के बारे में जिक्र करती है। सरकार का कार्य है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना, वो भी अनिवार्य शिक्षा, और इसके अलावा भवन, शिक्षक और शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और उसी के साथ में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम निर्धारित करना। धारा 9 कहती है कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे। स्थानीय प्राधिकारी के 3 तरह के कर्तव्य हैं।
पहला हाउस होल्ड सर्वे, जो कि 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए डोर टू डोर हर घर में जाकर उस एरिया के आपको जागरूकता फैलानी है, उन बच्चों का एडमिशन करवाना है जो नहीं आ रहे हैं। दूसरा, मॉनिटरिंग करना, जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करना। तीसरा, शैक्षिक कैलेंडर तैयार करना। धारा 10 माता पिता या अभिभावकों के दायित्वों के बारे में बात करती है। उनका यह दायित्व होगा कि वो डेली स्कूल भेजें और समय पर स्कूल में दाखिला दिलवाएं। धारा 11 पूर्व शिक्षा की व्यवस्था, प्री स्कूलिंग के बारे में बात करती है। स्कूलिंग की एज 5 वर्ष से शुरू हो जाती है नए अधिनियम के अनुसार, तो उससे पहले जो शिक्षा देनी है उसका राज्य सरकार निर्वहन करेगी। जैसे कि राजस्थान में यह कार्य आंगनवाड़ी करती है। अध्याय 4 इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे बड़ा भी। इसमें विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व दे रखे हैं, जिसमें से धारा 12 से 22 तक विद्यालय से संबंधित दायित्व हैं और धारा 23 से धारा 28 तक शिक्षकों से संबंधित दायित्व हैं। अध्याय 4 की धारा 12 यह कहती है कि प्रत्येक निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बालकों के लिए रिजर्व होंगी और यह व्यवस्था 8 साल तक लागू रहेगी। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक, जिसमें LKG और UKG कक्षाओं के भी शामिल किया गया है, जिसकी उम्र 3 से 11 वर्ष तक है और प्रथम कक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। धारा 13 कहती है कि किसी भी विद्यालय में प्रवेश से पहले ना तो कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा, प्रवेश के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, और ना ही कोई कैपिटेशन फीस लागू होगी। कैपिटेशन फीस वो होती है जो कि स्कूल की रेगुलर फीस के अलावा दिया गया फीस है। तो अगर कोई कैपिटेशन फीस लेती है स्कूल तो उसे उसका 10 गुना दंड मिलेगा, और वहीं अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है तो पहले बार पकड़े जाने पर 25,000 रुपये, अगर दूसरी बार भी ऐसा करता है तो 50,000 रुपये, और तीसरी बार भी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाती है। धारा 14 कहती है कि प्रवेश के लिए ना तो जन्म और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वैसे रेगुलर एडमिशन में इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन केवल इस वजह से एडमिशन नहीं किया जा सकता कि इसके पास जन्म या जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और धारा 15 भी इसका आगे का भाग है कि विद्यालय में प्रवेश की तिथि तो 30 सितंबर दे रखी है सरकार ने, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बाद में भी आता है तो उसका प्रवेश नहीं रोका जाएगा। धारा 16 किसी भी बालक को उसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा, अर्थात किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने 10 जनवरी 2019 को एक संशोधन किया है इसमें। उसके तहत 8वीं क्लास में फेल किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले किसी भी क्लास में उसे फेल नहीं किया जा सकता और किसी अन्य कारण से उसे बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। धारा 17 कहती है कि किसी भी बालक को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, और ऐसा करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और 3 माह तक का कारावास भी वो शिक्षक या उस संस्था प्रधान को मिल सकता है। धारा 18 कहती है कि बिना मान्यता के स्कूल को संचालित नहीं किया जा सकता, यह एक कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। धारा 19 कहती है कि अगर आपको मान्यता मिल भी जाती है फिर भी विद्यालय के भवन, मैदान, पुस्तकालय, शौचालय, 4 दीवारी, रसोईघर जैसे कई मानकों को पूर्ण रूप से आपको 3 वर्ष में पूरा करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी यह अधिनियम का उल्लंघन है और आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार विद्यालय के दायित्वों से संबंधित किसी भी प्रावधान में परिवर्तन कर सकती है, उसे ये अधिकार है। और धारा 21 और धारा 22 विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है। धारा 21 कहती है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा और इसमें कुल सदस्यों के 3/4, 3/4 अभिभावक होंगे, आधी महिलाएं होंगी और 1/3 भाग होगा वहाँ के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी और स्थानीय प्रशासन के लोग, जैसे कि सरपंच, पंच और पार्षद। और इस समिति की अध्यक्षता हमेशा कोई एक अभिभावक ही करेगा और सचिव का काम संभालेगा प्रधानाध्यापक।
और प्रत्येक माह इसकी बैठक होनी ज़रूरी है और मोस्टली यह अमावस को होती है। और इस समिति की बैठक के लिए कोरम गणपूर्ति, मतलब उसके बिना अगर बैठक नहीं होगी, अगर 1/3 सदस्य इसमें शामिल नहीं होते तो यह बैठक शामिल नहीं होगी। तो कम से कम 1/3 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। और धारा 22 इसी का आगे का कहती है कि विकास योजना जो कि विद्यालय के लिए बनाई जाएगी तो वो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा ही संचालित होगी। और धारा 21 के तहत ही 10 मई 2011 को राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। अध्याय 4 की धारा 23 से 28 शिक्षकों के दायित्व के बारे में है। धारा 23 शिक्षक की योग्यता, वेतन और सेवा से संबंधित है। इसमें अगर मानव संसाधनों की कमी है, जहां टीचर्स की कमी है, वहां पर इन योग्यता में 5 वर्ष की छूट भी दी जा सकती है। धारा 24 शिक्षक के दायित्वों के बारे में बात करती है। इसमें कुछ बेसिक दायित्व हैं जो हर एक शिक्षक को फॉलो करने होते हैं। शिक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वो डेली स्कूल आएंगे, समय पर स्कूल आएंगे, उनका आचरण आदर्श शिक्षक से अपेक्षित होगा और उनकी शिक्षण कार्य समापन की एक विधि बाल केंद्रित होगी। इसके अलावा बालक के सर्वांगीण विकास और अपने दायित्वों को पालन करते हुए बच्चों को सही अनुभवों का ज्ञान प्रदान करेंगे, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करवाएंगे और सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेंगे। इसके अलावा माता पिता या अभिभावकों से वो निरंतर संपर्क में रहेंगे। धारा 25 शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस और छात्र शिक्षक के अनुपात को दर्शाती है। न्यूनतम कार्य दिवस वो है कि आपको सप्ताह में कम से कम 45 घंटे पढ़ाना है और इसमें वो भी शामिल है कि आप पहले से उसके बारे में तैयारी की है तो वो घंटे भी उसमें ऐड होते हैं। अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो वहाँ पर छात्र अध्यापक का अनुपात होगा 30 बच्चों पर 1 शिक्षक और वहाँ पर न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन होगा पूरे साल में और न्यूनतम शैक्षिक घंटे 800 घंटे होंगे। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह रेशियो 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा और कम से कम 3 शिक्षक पूरे स्कूल में होने अनिवार्य हैं और 220 दिन का न्यूनतम कार्य दिवस होगा सालाना और 1000 शैक्षिक घंटे होंगे पूरे 1 साल के। और इसके अलावा छात्र शिक्षक अनुपात भी दे रखा है। ये हमने पहले पढ़ा है प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय। अब देखते हैं एक कॉमन टेबल। इसमें बच्चों की संख्या और शिक्षक की संख्या दे रखी है कि अगर 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 हैं तो 3 होंगे, 91 से 120 है तो 4 होंगे, 121 से 200 तो 5 होंगे और 150 से ज़्यादा है तो 5 के साथ में प्रधानाध्यापक होगा और 200 से ज़्यादा है तो प्रधानाध्यापक के अलावा जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो 40 बच्चों पर 1 टीचर बना रहेगा। यहाँ पर 150 प्लस 5 के ऊपर की जो 121 है, 121 से 150 अगर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर 5 शिक्षक होंगे। धारा 26 के अनुसार किसी भी दशा में विद्यालय में 10% से अधिक रिक्त पद नहीं होंगे। धारा 27 के अनुसार शिक्षक को चुनाव, आपदा राहत और जनगणना इन 3 कार्यों के अलावा कोई भी काम के लिए नहीं लगाया जा सकता अगर वो गैर शैक्षणिक कार्य है तो। धारा 28 कहती है कि शिक्षक को ट्यूशन का कार्य नहीं करना है, यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस अधिनियम का अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित है। धारा 29 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सरकार द्वारा गठित शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना चाहिए और राजस्थान में ऐसा शैक्षिक प्राधिकारी है RSCERT। और पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया के समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि संवैधानिक मूल्य का, बालक के सर्वांगीण विकास का, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, भय मुक्त वातावरण, सतत और व्यापक मूल्यांकन। धारा 30 परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र से संबंधित है कि अध्यापक को प्रत्येक बालक के सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड तैयार करना होगा और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि राजस्थान में 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन इनमें सभी को पास करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के
छठे अध्याय में बालकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। धारा 31 के अनुसार बाल शिक्षा अधिकारों को मॉनिटरिंग करने के लिए केंद्र व राज्य में एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। यह निःशुल्क शिक्षा एवं बाल अधिकारों से जुड़े परिवादों की जांच कर सकेगा। धारा 32 बाल अधिकारों का हनन होने की दशा में कोई भी व्यक्ति इस आयोग में अपील कर सकेगा। धारा 33 केंद्र सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना है जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। इसी तरह धारा 34 में राज्य सरकार के अधीन 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद का गठन करने की बात करता है। जो राज्य सलाहकार परिषद है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इनकी बैठकों में 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इस अधिनियम के अध्याय 7 में इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। धारा 35 के अनुसार सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकती है। धारा 36 के अनुसार इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 जो कि किसी भी विद्यालय द्वारा प्रवेश के समय परीक्षा लिए जाने से संबंधित है। धारा 18 की उपधारा 5 जो कि विद्यालय अगर बिना मान्यता प्राप्त नहीं है और उसे चलाया जा रहा है तो उससे संबंधित है। और धारा 19 की उपधारा 5 जो कि निर्धारित किए गए मानकों पर अगर स्कूल खरे नहीं उतरता है तो उसके अनुरूप दंडनीय अपराधी के लिए अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करती है। धारा 37 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। किसी भी मैटर में इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उनके खिलाफ कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 38 के अनुसार सरकार इस अधिनियम के लागू करने के लिए और इस अधिनियम को संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकेगी। इसी के साथ में हमारा यह अध्याय पूरा हुआ और साथ ही आरटी एक्ट की बेसिक चीज़ें हमने अच्छे से कर ली हैं। धन्यवाद।